नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। महाबहस में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। देश के साथ गद्दारी करके दौलत कमा रहे 7 अलगाववादियों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अलगाववादियों के जरिए ही आतंकवादियों और पत्थरबाजों तक पैसे पहुंचाए जा रहे थे। कश्मीर में गद्दारों को किस किस ने पैसे दिए? अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद टेरर फंडिंग करने वाले कब बेनकाब होंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। लेकिन पहले इस वक्त जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को कश्मीर से प्यार नहीं है, बल्कि कश्मीर उनके लिए व्यापार का जरिया है। कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन और अलगाववाद को हवा देकर कई लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। इन्हीं में से 7 अलगाववादियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। खुद को हुर्रियत नेता कहने वाले जिन अलगाववादियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें हुर्रियत के गिलानी गुट के सरगना सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह भी शामिल है। इसके अलावा नईम खान, शहीद उल इस्लाम अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह और राजा मेहराजुद्दीन को भी एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है, जबकि बिट्टा कराटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में 7 अलगाववादियों को पेश करके एनआईए ने 18 दिन की रिमांड मांगी है। एनआईए का दावा है कि इन सब ने हवाला के जरिए पाकिस्तान से पैसा लिया और उसे आतंकवादियों तक पहुंचाया। हम लोगों ने 30 मई 2017 को J&K में टेरर फंडिंग का जो मामला है उसमें एक केस रजिस्टर किया था। केस रजिस्टर करने के बाद हमने कई शहरों में बड़ी संख्या में सर्चेस कंडक्ट की थी। उसमें जो हमें एविडेंस मिला था और उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आया है, उसके बेसिस पर आज हम लोगों ने 6 लोगों को श्रीनगर में और 1 को दिल्ली में अरेस्ट किया है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लोग श्रीनगर में अरेस्ट हुए हैं उनको आज हम दिल्ली लेकर आ रहे हैं और इनको कल अदालत में पेश किया जाएगा दिल्ली में, और उसके बाद हम अदालत से इनकी पुलिस रिमांड सीख करेंगे। अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद घाटी में पत्थरबाजों और आतंकियों की फंडिंग बंद होने की उम्मीद है। इसी से चलकर आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थक ने कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का आरोप है कि आतंकी फंडिंग के जरिए घाटी में राष्ट्रवादी पार्टियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मांग की कि अलगाववादियों को पैसे देने वालों को भी बेनकाब किया जाना चाहिए और ये भी खुलासा होना चाहिए कि टेरर फंडिंग का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है। उसे कहा है दी थी कि पैसा दिया गया। जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको खत्म करने के लिए एक रास्ता निकाला गया कि ये नहीं उठे। आज उसका नतीजा देख रहे हैं, भारत देख रहा है क्या हो रहा है। कोई चीज ठीक नहीं है, हर तरफ उथल पुथल है। जैसा आपने ठीक कहा, काफी समय से जांच चल रही थी और हमें विश्वास है कि देश के कानून के अंतर्गत आगे भी कार्रवाई होगी और निर्णायक कार्रवाई होगी। एनआईए की अगर जांच में वो पाए जाते हैं तो टेररिस्ट को अरेस्ट करना वाजिब, इसमें क्या गलत बात है? इन सब चीजों पे जो राष्ट्र हित में चीजें हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें हमारी पार्टी साथ में। तो इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी लंबे समय से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनाम उल नबी साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं और कश्मीर में अलगाववादियों के समर्थक हैं। अमित कौल जो कश्मीरी पंडित है और कश्मीर में आतंकवाद के भुक्तभोगी है और कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सेना के रेड शील्ड डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं और 1999 में करगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सबसे पहले नबी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आतंकवादियों को समर्थन देने वालों को या आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले एक्सपोज होते हैं तो उसमें गलत क्या है? उसके लिए कॉल देने की जरूरत क्या है? नबी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर गद्दारों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो लोग पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कश्मीर बंद बुलाने की क्या जरूरत है?
लगता है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन शहनवाज जी के पास यही सवाल लेके चलते हैं। शहनवाज जी, क्या लगता है आपको, इससे वो लोग एक्सपोज होंगे जो गद्दार है, देश के लिए गलत काम कर रहे हैं और आतंकवादियों और पत्थरबाजों की फंडिंग कर रहे हैं? देखिए, वो लोग एक्सपोज हो गए हैं। 13 मई को इन्होंने मामला दर्ज किया था और अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इन पर पूरी तरह भारत का कानून सबके लिए बराबर है, इनके लिए भी है। कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। इस देश में इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप इस देश का खाएं और इस देश में बाहर से पैसे मंगाकर देश को तोड़ने की साजिश करें, अपने घर और बंगले बड़े बड़े बना लें और गरीब कश्मीरियों के हाथ में पैसे देकर पत्थर बरसवाएं। इस तरह की कोशिशों को जड़ से खत्म करना है। अभी तक इनके साथ रहम व्यवहार बहुत हो गया। इनको मालूम होना चाहिए कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और इनके लिए भी बराबर है। तो इसकी जांच हो रही है। अभी 18 दिन की रिमांड हुई है, इसमें ये सब बात कबूलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहां कानून सबके लिए बराबर है, सबको मौका मिलता है। तो जांच करके जब लगा कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो गिरफ्तारी की गई है और उम्मीद करते हैं कि ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। छोटी मछलियां हों या बड़ी मछलियां, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उन तक पहुंचेंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान से या बाहर से कहीं से भी पैसे लेकर आतंक को बढ़ाने का काम किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इनाम नबी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर गद्दारों को एक्सपोज किया जा रहा है जो पाकिस्तान से फंड लेकर हमारे कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, अगर उनको एक्सपोज किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? अरे जनाब, कुल जमात की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिनके कुछ नेताओं ने आपने पकड़ा है, मैं आपको बताऊं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं पकड़ा है, आपके देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रीमियम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है NIA, उसने पकड़ा है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल जनाब, मैं NIA की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि ये वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिनके साथ NDA फर्स्ट, जब LK अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे दो जो इस वक्त हमारे साथ स्टेडियम में भी है, तो वो उस वक्त हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपको जी। ऑडियो ड्रॉप सुन रहे हैं नबी साहब, आप सुन सकते हैं? चलिए यही सवाल लेके अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको तो बीजेपी के इस काम के लिए खुले मन से सराहना करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी हमारे राष्ट्र हित में कार्य है, जो भी सरकार करे आतंकवाद के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। लेकिन दीपक जी, कुछ समय पहले देश को और हमें बताया गया था और आप लोगों ने भी बहुत जोर शोर से इस बात को बताया था कि अब नोटबंदी हो गई, अब आतंकवादियों और उनकी फंडिंग और पत्थर फेंकने वालों के दिन गए। और इतना बताया गया था कि वो सब कुछ ठीक हो गया इस कारण से, लेकिन वो और बढ़ता गया। और कश्मीर में जब से हमारे मुफ्ती माननीय मोदी जी आए हैं, पहले नारे लगने शुरू हुए, फिर झंडे आने शुरू हुए, फिर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया, अंत तक ISI तक आ गया और पूरी कश्मीर की हालत खराब हो गई। नहीं और जो वहाँ की सरकार है वो हमारे फौजियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराती है, वो जान हथेली पे लेकर के। यही सब ये सब अगर गलत हो तो आप बता दें। नहीं, मैं इसको, आपको क्या लगता है कि ये सब यदि गलत हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही पाकिस्तान ने कश्मीर में इंटरफेयर किया? पाकिस्तान 1988 से लगातार, जब से उसका पंजाब फेल हुआ, उसने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना शुरू किया और पाकिस्तान ही इस आतंकवाद की, इस अलगाववाद की जननी है। देखिए, ये तो बात आप माननीय मोदी से बताते कितनी जानकारी सबको है, तो उनको भी होनी चाहिए, होगी निश्चित रूप से। लेकिन जितनी बुरी हालत इनके रिजीम में हुई, कभी हुई थी? कभी नहीं हुई। कभी बिना बुलाए भी चले जाते हैं पाकिस्तान।
हम हालात की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज आप कह रहे हैं कि ये पकड़े गए और इससे कंट्रोल होगा और इस पर नियंत्रण होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, एकदम साथ हैं, इस देश के साथ हैं, देश के कानून के साथ हैं। जो देश का विरोधी है उसके खिलाफ सरकार जो करे साथ हैं। लेकिन इसी तरह से बड़े दम्भ और अधिकार के साथ भी कहा गया था कि नोटबंदी के बाद ये सब खत्म हो गए, सब नियंत्रित हो गए, अब कहीं कोई न मिल रहा है न कोई दिखेगा, सबकी कमर टूट गई है, कोई नहीं पाएगा। तो हम आपकी आज की बात को ढिढोरा पीट करके कहने लगे कि हाँ हम परिणाम देखेंगे, हम साथ हैं सरकार के, सरकार जहां हमारा सहयोग चाहिए ले, आंख-मूंद के इस सब मुद्दों पर हम सहयोग करने को कांग्रेस पार्टी से तैयार है। लेकिन सरकार अपनी नीयत भी साफ रखे। वहीं उनकी जो सरकार है कश्मीर में, वो आए दिनों ये सूचनाएं आती हैं कि उनके जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी संगठन है, उनके जो परस्त हैं, उनके साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उनको मदद करते रहते हैं, उनके नेता उनके पक्ष में बोलते रहते हैं। भारत की सरकार कहती है कि मिलिट्री के हम साथ हैं, वहां उनका गठबंधन करता है, मिलिट्री दोषी है, हम मुकदमा लिखाते हैं। आप भी पीडीपी के समर्थन से सरकार चला चुके हैं। देखिए भाई, आप भूलिए हम चला चुके हैं, लेकिन ये सब नहीं हुआ है दीपक जी। हमारे समय में नियंत्रण में थे। कोई एक उदाहरण बताया ना कि हम प्रदेश के मिलिट्री के ऊपर पीडीपी ने या किसी ने मुकदमा लिखा है हमारी गठबंधन की सरकार ने। चलिए मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, दिल्ली में हम नबी साहब हमसे एक बार फिर से जुड़ गए। नबी साहब, पुराना सवाल ही रिपीट करता हूँ कि अगर गद्दारों को एक्सपोज किया जा रहा है, कश्मीर के गद्दारों को, तो इसमें गलती क्या है? वो गद्दार नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशंस कश्मीरी लोगों के। वो कुर्बानियों के मुहाफिज है। दे रिप्रेजेंट सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस हमने मसले कश्मीर के हल के लिए दी है और देते आए हैं और दे रहे हैं। तो जहां तक आपकी बात है एनआईए के रेट्स का, हम ये समझते हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है कश्मीरियों की जुबान बंद करने के लिए और कश्मीरी को, जो कश्मीरी अपने हुकूक मांग रहे हैं उनको सरेंडर कराने के लिए। न हमारी जुबान बंद होगी इन टैक्टिक्स से, न कश्मीरी सरेंडर करने वाला है, ये आप बिल्कुल क्लियर मान के चलिए। दूसरी बात जो रही मसले कश्मीर की, आप यू आर बेसिकली आप मसले कश्मीर को एक डाइवर्शन देना चाहते हैं बाय एनआईए रेट्स। हर कोई जानता है कि एक इंडिजीनियस मूवमेंट है। जो भी कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या कोई नेता हो, तो हुर्रियत पाक से कनेक्शन क्यों रखती है? वो पाकिस्तान की फंडिंग क्यों होती है? बताइए, रहे ना रहे आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि पाकिस्तान की फंडिंग क्यों ली जाती है? नहीं, अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है। मैं दीपक जी 2016 की मास अपराइजिंग में जब एनआईए ने यहां पर एक केस रजिस्टर किया था स्टोन पेल्टिंग में, जिस पर यह इल्जाम लगाया था कि स्टोन पेल्टर्स पैसा लेती है, फिर आपने वो देखा कि एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया कि उसमें किसी की फंडिंग नहीं हो रही थी और ये स्पॉन्टेनियस है। उन्होंने अपने केस में भी लिखा है दिस केस इज एज गुड एज क्लोज्ड, उन्होंने वो केस बंद कर लिया है। सेम हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसमें भी वही होगा। कुछ ये एक इंडिजीनियस मूवमेंट है, यहाँ लोग जान दे रहे, तो पैसों की बात ही नहीं है। जहाँ इंसान जान दे सकते हैं, पैसे जमा करके मूवमेंट को क्यों नहीं चला सकते? इनको मूवमेंट के लिए बाहर का पैसा, जनरल साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं? जनरल साहब की बात नबी साहब कोई निकलता है, चाहे नबी साहब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जग जाहिर है, ये आपको भी पता है नबी साहब, ये आपको भी पता है कि हुर्रियत जब से आई है, हुर्रियत कब आई नबी साहब? 93 में आई है, जब जहुल हक ने थ्योरी ऑफ 1000 कट लगाया, स्ट्रैटेजी लगाई कि जम्मू को हम हड़प लेंगे। उसके बाद 93 में हुर्रियत लाया बैकडोर से, और 2008 में आपका एलओसी ट्रेडिंग करा दी, और पैसा तो ये सारे लिंक्ड हैं नबी साहब। आपको भी पता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा का यूज कैसे हो रहा है। आर्मी को तो इसके ऊपर में इतने रिपोर्टें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और मैं तो ये कह रहा हूं हम देर आए दुरुस्त आए, आज देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। और आप देखिएगा जैसे जैसे खुलेंगे, ये मूवमेंट को डिफेंड करने का प्रोपेगेंडा है आपके पास। मेरी बात सुनिए ब्रिगेड साहब, नबी साहब आज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो आपने कोशिश की थी 90s में पंडितों को निकालने की ताकि आप इसको कम्युनल रंग देना चाहते हो, वैसे उसमें तो आप फेल हो गए, और आज आप दूसरा रंग देना चाहते हो। हमारे साथ पंडित जी बैठे हैं, वो बताएंगे। अमित बैठे हुए हमारे साथ, अमित बैठे हुए, वो बताएंगे कैसे निकाला। अमित बताइए, ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को सरकार ने निकाल दिया वहां से। इसकी हाल की बात कर रहे हैं,
ईरान कह रहा है हल करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम तैयार हैं मीडिएशन के लिए, लिहाजा आप इन चीजों से आप उसको डाइवर्शन नहीं दे सकते हो। आप चाहते हैं कि कश्मीर खत्म होगा, ये तो बायलैटरल शिमला एग्रीमेंट के अंदर में है कि कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता इसमें। आप चाहते हैं कि अमेरिका आ जाए, चाइना, आप तो चाइना को बुला रहे हैं हाथ जोड़ कर। हल नहीं ना निकाला बाय नबी साहब बायलैटरल है, लेकिन आपने निकाला बायलैटरल हाथ आपके बायलैटरल से कुछ हासिल नहीं हुआ। शिमला एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप बातें नहीं कर पाएंगे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन। जनाब, शिमला एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि शिमला एग्रीमेंट क्लियर है, या तो आपको नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ के बता दूं शिमला एग्रीमेंट, अगर आप कहें तो मैं भी रिसर्च निकाल कर पढ़ के बता देता हूं आपको। शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि द्विपक्षीय मसला है। और शहनवाज भाई इस पर क्या कहते हैं? शहनवाज भाई ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों को दबाने की एनआईए की ये साजिश है। क्या सरकार कश्मीरियों को दबाने की साजिश कर रही है? ये सिचुएशन सूट होती है, शहनवाज भाई को ये सिचुएशन सूट होती है। शहनवाज साहब से कहिए कि जब से इनकी सरकार फौज में आई है, ये कश्मीरियों को दबाने की नहीं है, बल्कि कश्मीरियों को उन लोगों के सामने बेनकाब करने की। इन्होंने यूपी में तो इन्हीं की लाशों पर इलेक्शन लड़ा और जीता। ये चाहते हैं फिर से यहाँ फौजों की लाशें गिरे ताकि ये गुजरात में इलेक्शन जीत सके। से पैसा लेकर अपने ऊपर लगा लेते हैं। ये कश्मीरियों का हमदर्द नहीं है, ये कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन तो हुर्रियत के लोग हैं, जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। कश्मीरी गरीब नौजवानों के हाथ में पत्थर दे देते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरे में बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। हम न आपके झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न थकने वाले हैं। मान के चल लीजिए, ये मयसर नहीं है। ये लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि कश्मीरी नौजवान पढ़े लिखे, इनामुल नबी साहब के जैसा पढ़ा लिखा हो, पत्रकार बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो आप नहीं चाहते, आपने अंधे किए बच्चों को, आपने 500 बच्चों को अंधा किया, वो आप नहीं चाहते हो। अच्छा ये बताइए, बच्चों के हाथ में पत्थर किसने दिए? बच्चों को सैनिकों के सामने किसने खड़ा किया? बुर्का पहन के महिलाओं को सड़क पे किसने उतारा? नबी साहब बताइए, इसका भी जवाब दीजिए। कौन ऑर्गेनाइज करता है ये भीड़? आप बताइए, कौन ऑर्गेनाइज करता है भीड़? कौन ऑर्गेनाइज करता है भीड़? बच्चों को फौज के सामने कौन खड़ा करता है? कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अरे जनाब, कौन कर सकता है? शहीद होता है, पता है फौज ने लिस्ट सौंपी है 60 लोगों की, उसको कौन असेंबल करेगा? नोट पेल करके रिंग लीडर्स हैं। अब उसका हाथ एनआईए का वहां पड़ने वाला है। सेकेंड फेज में जब पकड़े जाएंगे ना, और उसकी तार जो यहाँ चांदनी चौक जो शहरों में है, मैक्सिमम 1,000 होंगे जो लोग हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। कभी इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। और जिन लोगों ने पैसा लेकर ये काम किया है वो एक्सपोज हुए हैं। तो फिर आपको एक बात कबूलेंगे वो ये जब अभी ये पकड़े गए जी का जो वादा था उसको पूरा कर लीजिए और रायशुमारी करा लीजिए। रायशुमारी अगर ये कुछ ही हजार लोग हैं जो नहीं चाहते हिंदुस्तान के साथ रहना, रायशुमारी होगी? पानी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपको पता चलेगा कि रायशुमारी है, 1 लाख की प्रॉब्लम है, हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर को कोई दुनिया की ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। आप कश्मीर के नाम पर लोगों से पैसा लेना छोड़ दीजिए, और कश्मीर के नाम पर रहेगी जो दौलत रहेंगे। हमारा ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपका ये बीजेपी की सरकार है, चलने वाली सरकार है। हम किसी भी शर्त पर आप लगा लीजिए किसी को पैसा बाहर से लाकर इस देश को तोड़ने की साजिश करने नहीं देंगे। और कानून अपना काम कर रहा है, काम करने दीजिए। कहाँ हुआ? आपने देश को आप तोड़ रहे हो, देश को आप तोड़ रहे हो। कोई नहीं आया, सब लोग को मार कर तो कभी मुसलमानों को मार कर लेते हैं। देश के दुश्मन आप हैं, हम नहीं। हम आपके देश के खैर ख्वाह हैं, तभी हम कह रहे हैं आप जम्मू कश्मीर का मसला हल कर लो। कश्मीरी के हम आपके आप भी उसी देश के रहने वाले हैं, आप भी उसी देश के रहने वाले हैं। साइमल्टेनियसली आप जम्मू कश्मीर का मसला भी हल करें। इनामुल नबी साहब, आप भी उसी देश के रहने वाले हैं, उसी देश का पासपोर्ट बनवाते हैं, उसी देश के नागरिक हैं। सरकार भी आप उसी
इसी हिसाब से चुनते हैं। लेकिन आप थोड़ी डिसाइड कर सकते। नहीं, मुझे बताइए आप, मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? नहीं, क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? एक बात बता दीजिए, खुल के बता दीजिए। राजकुमारी चाहते, राजकुमारी चाहते, राजकुमारी चाहते, और उसके बाद पाकिस्तान के बाद जाना चाहते हैं। कश्मीर का हर राजकुमारी चाहेंगे। नहीं, उसके बाद पाकिस्तान के बाद जाना चाहेंगे। होगी वो लोग डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे वो किनके साथ जाना चाहेंगे। नहीं, वो लोग डिसाइड कर लेंगे जनाब। वो आप और थोड़ी, वो आप और मैं थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। वो जम्मू कश्मीर के अवाम कर सकते हैं, लेह लद्दाख जम्मू और कश्मीर के लोग कर सकते हैं। प्यार से रहे या मोहब्बत से रहे, रखेंगे आपको लोग भी इसका डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं अलग नहीं होने वाले होगी। वो दोनों ये सब राजकुमारी होगी। ख्याली बातें छोड़ दीजिए, कोई राजकुमारी नहीं होगी। चलिए, मुझे नबी साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या देश कर रहे हैं, क्या देश को ये जानने का हक नहीं है? क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि आप जैसे पाकिस्तान परस्त लोग, आप जैसे लोग क्यों फंडिंग ले लेते हैं पाकिस्तान से? ये बताइए, आप क्यों फंडिंग लेते हैं आप पाकिस्तान से? आप बोल दीजिए, मैं एक पैसा नहीं लेता हूं। आप बोल दीजिए। आप अल्फाज का इस्तेमाल सही कर लीजिए। आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते, आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने हमें कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन के आइए फिर बात कीजिए। हम वो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए हैं और आपसे बात करें। आप हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे लोगों ने हमें वोट दिया है, तो हम अगर वो चाहते हैं कि इस मसले का हर राजकुमारी होना चाहिए, हम राजकुमारी कहेंगे। अगर हमारे कल को लोग ये कहेंगे हमें किसी और मुल्क के साथ जाना है, हम वही कहेंगे। हमने शपथ ली है, उसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे। शपथ का मतलब थोड़ी होता है झूठ बोलना। लेकिन आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। फंडिंग है वो है, यहाँ आपकी एजेंसियां हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। आप ऐसे 1% लोग हैं जो बेशुमारी की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में भी कहा है, हमने जम्मू कश्मीर असेंबली में हजार लोगों की बात है। क्या पूरी जम्मू कश्मीर की बात डिसाइड हो जाएगी? क्या एक माइनॉरिटी वॉइसेस से, एक बताइए नबी साहब, एक बात बताइए कि क्या माइनॉरिटी वॉइस से जम्मू कश्मीर का और भारत का फेट डिसाइड हो जाएगा? वो मुल्क जो 125 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है, जहां पर कश्मीर अलग है, कन्याकुमारी अलग है, अटक अलग है, कटक अलग है, इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर भी एक है और आप भी उनमें से एक है। आपको पता है कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हम उनमें से नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए जनाब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको हिस्ट्री पता होगी जम्मू कश्मीर की। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था ब्रिटिशर्स के साथ, तब एक हम सोरेन स्टेट थे। और आपको आपकी आजादी की मिलने के बाद भी हम 2.5 महीने तक यहाँ पर आजाद रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एक देखिए 1948 में जब पाकिस्तान आपके ऊपर चढ़ गया और श्रीनगर पहुंच गया, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन है, अरे आप क्या बातें कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? वो तो आप हाथ जोड़कर आए थे सरदार पटेल के पास, पहले दिन ही आपको मिला, आप फौज भेजिए और हमें बचाएं। और वो तो हमारी गलती है उस समय जब मुजफ्फराबाद में इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी और उसके बाद उसको रोका गया। नहीं तो आज तो पीओके होता ही नहीं, आजाद कश्मीर होती नहीं। और वो काय का आजाद कश्मीर है? वो गुलाम कश्मीर है। वो गुलाम कश्मीर है। आपको क्या लगता है मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान अब क्या पाकिस्तान के हिस्से हैं? चीन को गिरवी रख दिया है साहब, पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड प्रेसिडेंट कर दिया है, चीन को गिरवी रख दिया है। उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उनका अपना इलेक्शन कमीशन है। आजाद कश्मीर ही तो है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आजाद कश्मीर के अंदर चाइना को क्यों घुसने दिया जा रहा है? मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, उसके अंदर चाइना को क्यों घुसने दिया जा रहा है? एक सवाल का जवाब दीजिए नबी साहब, सवाल का जवाब देना भी सीखिए, सवाल का जवाब देना भी सीखिए। मुझे बताइए कि अगर वो एक आजाद कश्मीर है तो क्या वहां की सरकार से रायशुमारी करी गई कि हम चीन को आपको गिरवी रख रहे हैं? आपने पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, बलूचिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रखवा दिया है, पाकिस्तानियों ने गिरवी रखवा दिया है। बलूचिस्तान कहाँ आजाद कश्मीर में? आप क्या बात कर रहे हैं जनाब? मैंने बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उसको भी चीन ने गिरवी दे दिया आपने। आप बात को घुमाइए मत, सवाल को समझ के घुमाइए मत,
सवाल को समझ के घुमाइए मत आप। वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। अरे जनाब, आप तो आपको पीओके के अंदर नबी साहब अब स्वतंत्रता की बातें चल रही हैं, डेली वहाँ पर अभी प्रोसेस निकल रहे हैं, पर बात कर सकते वो तो भारत के साथ आना चाहता है। इस पार हो पीओके, आप ऐसे लोग चाइना के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिलकर के गिलगित बाल्टिस्तान को देना चाहते हैं, चाइना को। अरे नबी साहब, प्रॉक्सी से आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कराइए राजकुमारी, फिर क्या प्रॉब्लम? क्या राजकुमारी कराएंगे? पूरी 99% जो की आबादी है वो इंडिया के साथ आती है। कश्मीर के आपने वहाँ रैलीज देखी है? साउथ कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है, सिर्फ साउथ कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है। शहनवाज जी, मैं चाहूंगा कि आप भी और अखिलेश प्रताप सिंह जी भी नबी साहब की इस बात का जवाब दे जो कह रहे हैं कि रायशुमारी कश्मीर के लोग चाहते हैं। शहनवाज जी, इनके पास जवाब ही नहीं है, झूठ के अलावा ये क्या बोल सकते हैं? अरे रेफरेंडम तो लोगों ने इलेक्शन के बाद ही कर दिया वहाँ पर। कहिए यहाँ अमूल लौटाने के लिए, अमूल लौटा दो खुदा के लिए। आप रेफरेंडम की बातें करते हैं, आप अमूल लौटाइए, यहाँ वाला नहीं है। ये बात मान लें नामुल नबी साहब, आपकी जिंदगी में ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, ये अधूरे ख्वाब हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में मिलाकर रहेंगे। हिंदुस्तान के मोदी जी ने अंग हैं। जब हिंदुस्तान में 20-22 करोड़ मुसलमान इज्जत से रह सकता है, आप क्यों नहीं रह सकते? कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क मिलने वाला नहीं है, यहाँ संविधान से देश चलता है। आप कौन सा ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को? मैं आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। एक जवाब सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे कहता हूँ, कोई राजशुमारी नहीं होगी। आपको हिंदुस्तान में जीना है, हिंदुस्तान में मरना। इसी मादरे वतन की खाक में मिलना है। ये भारत से अच्छा मुल्क नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, आपने छठी सिंहपुरा में वहाँ के नौजवानों को भड़काना बंद कीजिए, वहाँ के नौजवानों को तालीम के रास्ते पे ले जाइए, उसके हाथ में कलम और किताब दीजिए, उनके हाथ किसने मारा देना बंद कीजिए। जम्मू में मुसलमानों को दबाया, दहशतगर्द कमेटी वो डिफेंस कमेटी को जो आपने हथियार दिए खास कमेटी को मुसलमानों को दबाने के लिए, आप क्या बताते हैं? मोहब्बत करने वाला एक भी इंसान जब तक जिंदा है, आप कभी भी राजशुमारी नहीं कर सकते। आप सुनिए नबी साहब, आप शिमला समझौते के बारे में जानना चाहते थे ना? आप शिमला समझौते के बारे में जानना चाहते थे नबी साहब? थोड़ा पढ़ लिख लिया करें, थोड़ा पढ़ लिख लिया करें। ये है शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट जुलाई 2, 1972 को हुआ था। मैंने कब पढ़ा है शिमला एग्रीमेंट? मैं बताऊंगा आपको। तो बताइए मुझे, बताइए मुझे, ये इसको कंफर्म करिए। मैं बता रहा हूँ, दिखा दीजिए। तो ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट है, ये शिमला एग्रीमेंट है, ये शिमला एग्रीमेंट है। आप सुन लीजिए शिमला एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। शहनवाज भाई और अखिलेश जी भी इसको मानेंगे। और भारत की संसद ये पास कर चुकी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, भारत का हिस्सा है और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भारत की संसद पास कर चुकी है। और आपके कश्मीर के फिर बायलैटरल इश्यू क्यों है हमारे? अगर ये आपका हिस्सा है तो बायलैटरल इश्यू क्यों है? आप सुनिए आगे सुनिए। अगर ये बायलैटरल हिस्सा है तो आगे सुनिए ना, आगे सुनिए ना। अभी तो आप मानने को राजी नहीं थे कि ये बायलैटरल इशू है। अभी तो ये मानने को राजी नहीं थे। पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे। पाकिस्तान हमारे बीच में एक इशू है कि आतंकवाद चलाता है, हम बंद करना चाहते हैं। यही बायलैटरल है, में कहीं ये नहीं लिखा है कि हम यूनाइटेड नेशंस के करारदादों को बंद करवाना है। यही बायलैटरल कहने का मतलब है। मैंने पहले भी वो कहा, मैं इस वक्त दोहरा रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ से आप कहते हैं ये इंटीग्रल पार्ट है। आप कंफ्यूजन के शिकार है। आपको पता ही ये बायलैटरल इशू है, ये इंटीग्रल पार्ट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आपको क्या है? हिंदुस्तान के साथ रहना है, रहना होगा। ये ख्वाब रात को डिनर पर पढ़े लिखे आदमी, आपको पता है ये ख्वाब आपके अधूरे रहने वाले हैं। आपके ताहयात आने वाली आपकी पीढ़ी भी कश्मीर को अलग नहीं करा पाएगी। पढ़ा लिखा कश्मीर भारत का है और रहेगा।
और एक इंच जमीन को ले नहीं सकता और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हम लोग लेकर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं, मोदी जी का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के साथ मिलेगा और पाकिस्तान को उसकी सजा मिलेगी। वहाँ बलूचिस्तान भी एक दिन अलग होगा पाकिस्तान से। अरे इस कश्मीर को तक वो चाइना के झंडे की आड़ में छुपेगा। एक न एक दिन तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सऊद कश्मीर एक दिन उसको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा और मिल रहा है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि पूरी दुनिया में हमने आइसोलेट उसको किया है। अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर ये ख्वाब छोड़ दीजिए कश्मीर भारत का है, कोई दुनिया की ताकत कश्मीर को भारत से। साथ प्रॉब्लम है नबी साहब, आपके साथ प्रॉब्लम ये है और सब इस बात को समझेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। आप भारत के संविधान की शपथ भी खाते हैं असेंबली के अंदर और उसके खिलाफ भी काम करते हैं। आप दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। आप इधर से भी लड्डू खाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी लड्डू खाना चाहते हैं। दीपक जी, इनके ऊपर सेडिशन का चार्जेस लगना चाहिए। कह रहे हैं आप प्रोसेस से आइए, आप ही कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। आप ही कह रहे हैं ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब नहीं है कि आप देश के साथ हम तो बता रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिखाने के लिए जिन्होंने दिखाया है उनका आप सुनते नहीं है। नबी साहब अमित कौल है, रूट कश्मीरी पंडित है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो भी विस्थापित हुए हैं, उनको भी भगाया गया है कश्मीर से, जिसको आप कम्युनल रंग देने की कोशिश करें। अमित बताइए हकीकत क्या है? वो आपने की है। दीपक, पहले तो मैं एनआईए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो भी उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं और जिसका हम लोगों ने पूरा रिजल्ट देखा है कि जिस तरह से इन 7 लोगों को अंदर घेरा गया है। और हम आशा करते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं, गिलानी, मिरवाइज और ये सब, इन सबको भी बहुत ही जल्दी अंदर लिया जाएगा। अब रही बात नबी साहब की, बहुत देर से मैं इनकी बातें सुन रहा हूं जहां पर इन्होंने, मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये बड़े प्यार से कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, कश्मीरी पंडित हमारे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ हमारा भाईचारा है। मैं इनसे, ये बैठे हुए इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 87 से लेके अभी तक जब कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित किए गए, जो हमारे बगल में रहते थे वो भी हमें देखना नहीं चाहते थे, घरों के अंदर छुप गए, वो लोग मरते गए, उन्हें उठाया नहीं गया, पानी नहीं दिया गया, और ये आज कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए ना इन्होंने कभी सोचा था, ना कोई हुर्रियत या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां की है। गलत है ये। सबसे बड़ा कश्मीरी पंडित हमारे साथ रह रहे हैं, चुप रही और उसके कारण इन्हें बढ़ावा मिलता गया। कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने थोड़ा सा भी सोचा होगा तो आज कश्मीरी पंडित ऐसे दरबदर नहीं होते। कश्मीरी पंडितों ने कॉलोनी बनानी चाहिए वहां पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बताइए नबी साहब, अमित इनसे एक फिगर पूछिए, कितने कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर कैंप में रहते हैं और फिगर बता दीजिए, और कितने कश्मीर में रह रहे हैं इनके साथ। आप ये फिगर बता दीजिए, देख लीजिए। अमित आप ये फिगर बता दीजिए अप्रोक्सीमेट। ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे साथ रहते हैं। नबी साहब खुद भी नहीं किया। 3-4 लाख कश्मीरी पंडितों से लेके जो सनस्ट्रोक से दर दर भूखे मरते रहे, ये इन लोगों को उस चीज का अंदाजा तक नहीं है। कश्मीर में या किसी स्टूडियो में बैठ के कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करना बहुत आसान है, पर जिसके ऊपर बीतती है वही उस बारे में बात कर सकता है। अरे जिसके घर में सिर्फ घर उजड़े नहीं, घर के साथ साथ उनके परिवार वाले भी मारे गए, उन लोगों से आप जाकर पूछिए उनकी हालत। ये बहुत आसानी से कहना कि हम थोड़ी हमें बता सकते हैं। नबी साहब एक मिनट आप कभी गए? एक मिनट बताइए। कांग्रेस पार्टी सुनिए, नबी साहब सुनिए, कांग्रेस पार्टी जिसने कई साल तक शासन किया और जो शिमला का महान समझौता हुआ था, सुन लीजिए, शिमला का जो ग्रेट एग्रीमेंट था वो इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच था। अखिलेश प्रताप सिंह आपसे कहेंगे कि हकीकत क्या है, अखिलेश प्रताप सिंह बताएंगे कि कश्मीर की हकीकत क्या है। अखिलेश जी जवाब दीजिए नबी साहब को। बाहर आने को तैयार नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए, और अब क्या बात कर रहे हो? देखिए दीपक भाई ये खामोश हो, ये जो नबी साहब बोल रहे हैं, इनकी प्लीज
ये जो नबी साहब बोल रहे हैं और इतना बोलने की इनकी आजादी का जो क्रॉस कर गए हैं, इनकी असली जगह जेल है। हमारी संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ ये बोल रहे हैं और ये बाहर हैं। मैं इनको बहुत दिनों से सुन रहा हूं। ये हमारी स्वतंत्रता और हमारे जो उदारपन है, हम अपना भाई बना के रखना जिसे चाहते हैं, वो हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सबको पता है कि ये कश्मीर इज इंडिया, इंडिया इज कश्मीर। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि जो उसको ये जो ख्वाब पाले बैठे हैं, इनकी या तो ये पाकिस्तान चले जाए या जेल चले जाए। इनकी दूसरा कोई कैसे, ये इनकी हिम्मत कैसे होती है कि भारत की अखंडता संप्रभुता पर उंगली उठाने की बात, मोदी जी की ख्वाब की बात कर रहे हैं, रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, ये अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनको के ख्वाब के बारे में कह रहे हैं उन्होंने, ये हम लोग ज्यादा लिबरल हैं। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि हम अपने देश के सारे लोगों को मना लेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ सठ होते हैं, सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करना जरूरी होता है। उन्हीं श्रेणियों में ये आते हैं और जिस दिन इन पे शक्ति होगी, ये सब कुछ सही बोलने लगेंगे। हमारे संप्रदायों को बिना स्वीकारे आप हमसे चाहते हैं कुछ कर लें, हम आपको हर चीज गले लगाने को तैयार हैं, आपको हर दुख तकलीफ में मदद करते हैं। हमारे हैं आप, किसी और के नहीं, ये भारतीय आप हैं और भारत के हैं और पूरे समूचे भारतवासियों के आप हैं, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये बहुत दिनों तक बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। इस चीज को आप यकीन करके रखें। इस तरह से यदि आप बोलेंगे तो आप अरे जनाब जिस देश में है उस देश के अंदर उस सीमाओं का रहते हुए आपको क्या चाहिए बोलिए। हम लोग पूरा देश आपको करने को तैयार है। इस देश की सीमाओं और मर्यादाओं में रह के, एक मिनट सुनिए, मैं कई बार आपको सुन चुका हूं, कोई भाषा आपकी ऐसी नहीं हो कि जिसमें आपने भारत की संप्रभुता अखंडता को स्वीकारते हुए आपने बात की हो। ये गलत बात है और इसी तरह बोलेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि एक दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई वादा किया है तो वो तो बेहतर यही है कि इस देश के, इस देश की धारा और व्यवहार का हिस्सा बनती है। अगर आप अपने छोड़ दीजिए बेशुमारी माना गद्दारी है तो इतिहास की बात मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। आप क्या कहते हैं जनाब? रायशुमारी कब की बात थी? सुनो, अरे आपको कुछ पता भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। सुनिए जनाब, जब अंग्रेज गए तो 3 बातें कह के गए थे, या तो आप स्वतंत्र हो जाए या फिर वो भारत में मिल जाए, अपना राज हो जाए। जब आप पे हमला हुआ, सुनिए 2 महीने 2.5 महीने तक आप लोग हम में शामिल नहीं होते। जब हमला हुआ तो नेहरू जी से कहा कि जल्दी आओ, नहीं रखना चाहते, बचाओ हमको पाकिस्तानियों से। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, जब तक लिखोगे नहीं, पटेल जब तक लिख के नहीं देंगे पटेल, तब तक इनको हम मदद नहीं करेंगे। नेहरू जी और वो जनरल साहब गए, जो पटेल साहब और जनरल साहब गए, जब आपने लिख के दिया तब हमने सेना रातों रात उतारी। जब तक लिख के नहीं दिया कि भारत में हम संपूर्ण अंग सहित सम्मिलित हो रहे हैं, तब तक हम आपकी मदद करने को तैयार नहीं होते। किस इतिहास छोड़ो, वर्तमान में आओ। इतिहास भी हमारा, वर्तमान भी हमारा है और भविष्य भी भारत का है और इसको पहचानो। भारत की मुख्य धारा में बन करके भारत के अंदर जिस तरह से जो कुछ आपको उसकी बात करो। शिमला सुनिए, ज्यादा बहस आपसे नहीं करना चाहता। शिमला ज्यादा आपसे बात 72 में शिमला एग्रीमेंट हमें पता है, हमें सिखाओ के बाद हमें शिमला एग्रीमेंट मत सिखाओ। आप ही कह रहे हो ना बायलैटरल इशू है। बायलैटरल इशू में तो आपको मसले का हल निकालना है। अरे 90,000 सैनिकों को छोड़ने के लिए के पेश कर रहे हैं आप। भारत की एकता और अखंडता ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है कि नहीं बनता? एकदम बनता है। ये तो राष्ट्रद्रोह का केस तो सीधा बनता है। यही तो हमें भी तकलीफ होती है, बुरा लगेगा शाहनवाज भाई को कि गुजरात के नौजवान पर राष्ट्रद्रोह लग जाता है और ये अभी तक टीवी पे मैं इनको कई महीनों देख रहा हूं, ये बोल रहे हैं एनआईए ने जैसे कुछ लोगों को साथ ले गए, इन लोगों को भी ले जाना चाहिए। जल्दी जाएंगे अभी। और यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर धन्यवाद देंगे आप लोगों की दीपक जी, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप दीपक जी, हम आप मीडिया वालों को धन्यवाद देंगे कि मीडिया वालों ने इस हुर्रियत के नेक्सस का खुलासा किया था। सरकार ने नहीं किया था, मीडिया ने किया था। हम समस्त मीडिया को धन्यवाद देते हैं। सरकार उसको संगीनता से लिया, सरकार ने उन पर कार्रवाई की। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पे जो भी हमारे देश के विरुद्ध है, हम तो भाई इतना लिबरल होके
आप लोगों की हर समस्या समाधान करने को तैयार हैं, करते हैं, इतना रुपया देते हैं, छाती पे गोली खाते हैं, आपको प्यार करते हैं। हर समस्या पे हमारे सैनिक अपने पीठ का पुल बना के आपको दरिया पार कराते हैं, अपनी छाती लगा के आपको धूप और छांव से बचाते हैं। गोली तो छोड़ो, आपको जरा सा भी दिल में रहा तो मसले का हल दिल में अगर ये बात होती तो आप सम्मान करते, सलूट करते भारत को और भारत के साथ मिलकर आते। ऐसे नहीं, जो सेना आपको बचाती है, अखिलेश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जो सेना आपको बचाती है, जो सेना आपको बचाती है, आप उसके खिलाफ पत्थर लेकर खड़े हो जाते हो। जब आपकी जान फंस जाती है तब आप सेना चिल्लाते हो, और जब आप उसमें आ जाते हो, जब आपके ऊपर कोई क्राइसिस नहीं रहता, कोई आपदा नहीं आई रहती, तब आप कहते हो कि सेना के खिलाफ शहनवाज भाई इनके ऊपर सेडिशन का केस बनता है कि नहीं बनता? रेस्पॉन्डर जो उसके थे वो हम थे, हमने फौजियों को निकाला है सैलाब में से। अरे जनाब हमने निकाला है, क्या बात करते हैं आप? अरे अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन किया भी बचाने का, उन्होंने उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये कुछ नहीं बोलते हैं, हम ये टेलीविजन का जमाना है, ये टेलीविजन का जमाना है। कश्मीर के अंदर क्या किया था, कश्मीर के अंदर फ्लड के टाइम क्या किया था सेना ने, ये पूरे देश में देखा है। छोड़ते नहीं हो, अपने भाई बंधुओं को छोड़ते नहीं हो। टेलीविजन पाकिस्तान जी, ये अपने भाई बंधुओं छोड़ते नहीं है। कश्मीर बेचारा नमाज पढ़ने जा रहा है, पवित्र दिन उसको मार डालते हैं। अपने कुछ लोग गोली चला रहे हैं, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं आके। अखिलेश जी, अमित कुछ कहना चाहते हैं? अमित, और दिक्कत ये हो रही है कि नामुल नबी साहब को एक बात समझना चाहिए कि भारत में जो आजादी अगर ये इतना देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जब कल हमने सब देश का एक अहम फैसला एनआईए ने लिया और इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और आज हुर्रियत ने नवाब बंद कर दिया, किस लिए 235 दिन इन्होंने एक साल में स्कूल बंद करवाए। क्या ये लोगों के साथ है? क्या इन्होंने बच्चों के लिए कभी सोचा है? 235 दिन स्कूल बंद हुए और इन्हीं लोगों के भाई बहन और बच्चे यूनिवर्सिटीज में बाहर ऑस्ट्रेलिया, यूएस और उधर पढ़ रहे होते हैं। आवाम को समझना चाहिए, वहां की लोगों को भी अब पता चल गया है कि इन लोगों के साथ इनका कोई भविष्य नहीं है। वहां इन लोगों ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है। और आगे ठीक है, शहनवाज भाई आखिरी सवाल, नबी साहब पे सीडिशन का केस बनता है कि नहीं बनता? हम आपको यहाँ मुल्क छोड़कर भागने भी नहीं देंगे, यहीं रखेंगे, यहीं जीना है, यहीं मरना है। मरने के बाद भी मादरे वतन की खाक मिलेगी हिंदुस्तान की। हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। ये हमारा मुल्क है, हम कहाँ जाएंगे? ये अधूरे हैं। ये पूरा आपका मुल्क है, पूरा आपका मुल्क है, ये पूरा आपका मुल्क है। दिल्ली भी आपके मुल्क में है, हम कहीं पूरा हमारे आपके मुल्क में है, पूरा भारत आपके मुल्क में है। और कश्मीरी लोग कहीं जाने वाले नहीं है, वो ख्याल से आप दूर है, वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। ऐसे कश्मीरी भी हैं जो सेना में जाते हैं और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं और आतंकवादी उसको हिंदुस्तान में संख्या बहुत ज्यादा है, से लड़ रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की। नबी साहब, बहुत जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी और तब मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताऊंगा, एक एक फैक्ट बताऊंगा जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं आप वो कितना गलत है। और ये सिर्फ चंद वॉइसेस हैं, सिर्फ 1% या 2% या 5% की आबादी से ये फैसला नहीं लगाया जा सकता कि कश्मीर क्या चाहता है। मुट्ठी भर लोग हैं और मुट्ठी भर लोग ही ये प्रोपेगेंडा करते हैं। पहली बार एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए शायद कुछ ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इसीलिए हुर्रियत को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं, बंद कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, क्योंकि उसका काम कश्मीर को बंद करवाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, और पाकिस्तान की जुबान बोलना। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही।